1853 का एक्ट हम लोग पढ़े थे, चार्टर। इसमें 3 बात था, अगर ये तीनों बात पढ़ लिए हैं तो हो गया। पहला बात, 1854 में बना मैकाले समिति। मैकाले समिति किस लिए बनाया गया? तो मैकाले समिति बनाया गया कि अब हेलबरी से जो पैट्रोनेज सिस्टम पर जो सिविल सेवा अधिकारी, जिसको कोवेनेटेड सिविल सेवा कहते थे, वो जो बन रहे थे, उसको समाप्त कर दो और शुरू क्या कर दिया जाए? आईसीएस। आईसीएस एक एग्जाम होगा जो मेरिट बेस्ड होगा, इसमें मेरिट बनेगा, इसको समाप्त कर दिया। यह बनता था हेलबरी कॉलेज लंदन से। हेलबरी कॉलेज लंदन में है, जो कोवेनेटेड सिविल सेवा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करता था। इतना याद रखिएगा, काम हो जाए। अच्छा, ये काम शुरू कब किया गया था? 1833 में। लेकिन सोच लो कि 20 साल लग गया समिति बनाने। क्यों लग गया? आपको रीजन हम समझा दिए थे, पीएम सीएम डीएम मॉडल। तो डीएमए इंप्लीमेंट कर रहा था, वो क्यों करेगा? दूसरा बात, आप 1853 के चार्टर में समझे थे कि कंपनी का जो अधिकार था, कंपनी का जो क्षेत्र था भारत में, उसका टाइम निर्धारित था कि क्या कर दिया? अनंत काल तक, अनिश्चित काल। ये बात समझे? हर चार्टर में कहते थे कि 20 वर्ष रहेगा, हर चार्टर में कह रहे हैं कि अगले 20 साल के लिए व्यापार करो। लेकिन इस बार कहा गया कि नहीं, अनिश्चित काल तक के लिए आप व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला अनिश्चित काल तक के लिए, वाह। और आपको हम बताए थे अनिश्चित काल का क्या मतलब है। एक दिन में भी समाप्त हो सकता है, 100 साल में भी समाप्त हो सकता है। बोलो अनिश्चित काल का कोई मतलब है जी? कहे तुम अनिश्चित काल तक के लिए, अनिश्चित काल का मतलब क्या है? और कभी भी लग सकते। ये देखिए। और तीसरा बात जो इसमें समझना है आपको, कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कह रहे हैं, केंद्रीय विधान परिषद में, यानी भाई गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो समझ रहे, परिषद ही खाली लिख देते, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। परिषद में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में कहा गया कि अब भारतीय प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। अब हो गया अंग्रेज वाला खत्म, भारतीय प्रतिनिधित्व की भी शुरुआत हो। और कहा भारतीय प्रतिनिधित्व हो, इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो। भारतीय प्रतिनिधित्व भी ऐसा कि चुनाव नहीं कराना है, जिसको गवर्नर जनरल मनोनीत कर दे वो आ जाए। लेकिन कहीं से भी गवर्नर जनरल मनोनीत नहीं कर सकते, 4 क्षेत्र से ही मनोनीत कर सकते हैं। और वो 4 क्षेत्र कौन सा है? पहला क्षेत्र आपका बंगाल, दूसरा क्षेत्र मद्रास, तीसरा तो अपने से बोलो बंबई, और चौथा क्षेत्र मुगल बादशाह वाला आगरा। 4 क्षेत्र से केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, किसी भी एग्जाम के लिए, पीटी के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ बीपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, तो आपको ही ध्यान रखना है। बाकी एग्जाम में बस 2 बात याद रखना। जल्दी से बोलो, ये लिखा दिए तीनों, आगे बढ़े। क्या नहीं लिखा है? तीनों लिखाना, लिखो। 1854 डैश देख लिखो, मैकाले समिति। खाली लास्ट वाले लिखाना, लिखिए। केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्टेड इन द सेंट्रल काउंसिल। केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। आगे बढ़े, बोलिए ना यार। पहले क्या को काउंसिल में सदस्य थे? 4। बोला कि 4 को और 6 को कर दो, बढ़ा दो, 2 को बढ़ा देना, 4 से कितना कर दिया? 6। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं। 1853 का चार्टर के बाद आप सब जानते हैं कि 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हम लोग तो इसको यही कहते हैं, अंग्रेज कहता नहीं, ये को विद्रोह था। अंग्रेज अलग अलग बात बोलते थे कि हिंदू और मुस्लिम का मिला हुआ षड्यंत्र था, ईसाइयों के खिलाफ षड्यंत्र था, सभ्यता का बर्बरता का सभ्यता के विरुद्ध संघर्ष था, सिपाही विद्रोह था, ऐसे कई सारे नाम दिए। वो हिस्ट्री का बात। अभी हम लोग पॉलिटी चल, पॉलिटी में हम लोग इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही बोलते रहेंगे। ध्यान दो। सबसे पहली बात तो ये आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात समझे कि क्यों ये संग्राम हो गया, आखिर क्यों इंडियन इतना त्रस्त हो गए कि मारपीट पर ही आतुर हो। तो पहला बात था डलहौजी की हड़प नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है। डलहौजी की हड़प नीति,
इसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ डलहौजी। कई बार तो एग्जाम में सवाल पूछ दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हिंदी में लिखे, ऐसे ही लिख देता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो एकदम शुद्ध हिंदी का बच्चा है वो कहेगा अभी डॉक्टर उक्टर क्या आ गया। ध्यान दो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब व्यपगत का सिद्धांत। डलहौजी का यह सिद्धांत बहुत कठोर सिद्धांत था। अब बाकी हम लोग हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं कि 7 को कौन कौन सा हड़पा था, अभी बस ये समझ रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका तात्कालिक कारण में 1856 में अवध को हड़पना हो गया। अवध को 1856 में अंग्रेजों ने, एक जनरल था आउटरम, तो आउटरम की रिपोर्ट को आधार मानते हुए कहा कि अवध के लोग पर सही से शासन नहीं हो रहा और अंग्रेजों का यह प्राथमिक दायित्व है, इट इज व्हाइट मैन्स बर्डन, कि भारतीयों को एक कुशल और सफल शासन दे। अवध का जो राजा है वाजिद अली शाह, वो कुशासन करता है, करप्ट आदमी है, इसीलिए अवध के शासन से, अवध के राजा को उसके पद से हटाकर अंग्रेज अवध में आ रहे हैं। इस बात से अवध के लोग, अवध की जनता खुश नहीं हुई कि मेरा राजा क्या बिगाड़ा था, या तो लड़ लो, ऐसे क्या छीन रहे। दूसरा बात यहां पर कहा गया रिलीजियस इनसेंसिटिविटी। रिलीजियस इनसेंसिटिविटी, देखो जो पढ़ा रहे हो पॉलिटी में के लिए जरूरी रहेगा, इसलिए बाकी तो हम नहीं पढ़ाते। धार्मिक संवेदनहीनता, जिसका एक जीता जाता उदाहरण मंगल पांडे आप जानते हैं। सभी धर्मों के प्रति आपको हम बताए थे कि 1833 के चार्टर एक्ट 1813 का, बताओ ईसाई मिशनरी भारत कब आने लग गए? 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरी भारत आने लगे, शिक्षा पर लाख रुपया खर्चा होने लग गया। फिर यह कहा जाने लगा कि तुम्हारा धर्म एकदम बेकार है, तुम लोग गाय गोबर का देश हो, सांप सपेरा का देश हो, तुम लोग को सभ्य बनाना मेरा दायित्व है। इंडियंस आर बारबेरियंस, इंडियन बर्बर हैं, बेकार हैं, ऐसा कहा जाता था। यह तक कहा दिया गया कि अंग्रेजों का कुत्ता भारतीयों से श्रेष्ठ है। कहीं अगर पार्टी हो रहा है, ट्रेन है, अगर अंग्रेज वहां जा रहे हैं तो लिखते थे इंडियंस आर डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते इसमें अलाउ नहीं है। इस तरह की बात होती थी। साथ में यह भी कहा गया कि कौन धर्म मान रहे हो, सबको क्रिश्चियन बनना हो। ये देखिए, धर्म को भ्रष्ट करने का एक अफवाह भी मदद आ गया। अफवाह में आया कि गाय और सुअर की चर्बी मिला दी गई है नए कारतूस में, जिसको ब्राउन बैस में यूज करना। ये देखो, इस तरह का रिलीजियस टॉलरेंस था। देखो, अगर हम भारत का इतिहास बताएं आपको, तो 2 चीज पर आदमी हमेशा भारत में दिक्कत में आया, लड़ाई हो गया, जमीन। आज भी तुम देखोगे कि तनिको जमीन के लिए मर्डर हो जाए। अब जमीन खाली ईटा, एक ईटा 5 इंची नहीं है जमीन, लेकिन मर्डर तुम इधर कैसे आ? ये देखो, जमीन और दूसरा धर्म, ये दो। जमीन के फेरा में महाभारत हो गया। जो महाभारत देख रहे हो, ये पांडव कहे के कहते कि 5 गांव दे दो, बोला सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देंगे, कहा था महाभारत होगा। अंग्रेज इसी तरह जमीन छीन रहे थे, जमीन है ना छीन रहा है जी, जमीन धड़ल्ले से छीनने लग गया, तो बस शुरू हो गया 1857 की क्रांति। ये 2 को बहुत इंपॉर्टेंट काउज, सैन्य कारण तो है ही अलग अलग, कि भारतीय कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, उसको सेना में वो ओहदा नहीं मिलता था जो एक अंग्रेज को मिलता था, जो कम भी जानता हो, योग्य भी कम। तो कई सारे कारणों से 1857 का संग्राम हुआ। इस संग्राम को समाप्त कर दिया गया जैसे तैसे, और 1858 का 1 नवंबर, देखो ये सब डेट आपको क्लियर याद रखना है। 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में, आज उस पार्क का नाम है मिंटो पार्क। पहले इलाहाबाद में उस पार्क का नाम मिंटो पार्क नहीं था, लेकिन हम लोग यहां कह रहे हैं मिंटो पार्क। बाद में इसी पार्क का नाम बदलकर आजाद पार्क कर दिया गया, अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा, कहा कि इसी में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। ध्यान दीजिए, शहीद हुए थे, मृत्यु तो नहीं। तो अगर हम बोले 1 नवंबर 1858 को, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर था, लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, जल्दी बोलो, पाल्मस्टन। देखो, ये 2-3 बात ध्यान रखना है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अपना ही आदेश हम तुमसे पढ़वा रहे, मतलब खुद आदेश लिखे और राजू जी को कहे कि आके बोल दीजिए, ये प्रोक्लेमेशन होगा मेरा, जो कोई और बोल रहा। लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रोक्लेमेशन पढ़ा, किसका? तो महारानी विक्टोरिया का। और विक्टोरिया महारानी के नाम के आगे पहली बार लगा कि आज से कंपनी रूल समाप्त होता है।
एंड ऑफ कंपनी रूल, और ताज का शासन शुरू होता है। ये नहीं सोचना कि भारत को आजादी मिल गई, कहा कि भारत में अब हम लोग शासन करेंगे स्वयं, कोई कंपनी शासन नहीं करेगी, स्वयं महारानी विक्टोरिया इंप्रेस ऑफ इंडिया होगी, यानी भारत की साम्राज्ञी होगी। पहली बार मुगल बादशाह से बादशाहत का पद छीन लिया गया। आज से पहले मुगल बादशाह को पेंशन देते थे, लाल किला में मुगल बादशाह बैठता था, लेकिन यही 1 नवंबर 1858 को कहा कि कोई मुगल बादशाह नहीं होगा, यहां का मेन शासक हम ही, महारानी विक्टोरिया शासन करेगी। और भारत वालों, आप लोगों को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहा आप लोगों को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, देखो सबसे पहली बार अंग्रेजों ने इस वर्ड का यूज किया, अच्छे शासन का अधिनियम। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस दिया। गुड गवर्नेंस का मतलब कोई बताओ क्या होता है, किसको अच्छा शासन बोलते हो? बोलना रे बेवकूफ, अच्छा शासन किसको कहो? कुछ बोलो, क्या कह रहे हैं? वेलफेयर हो, अच्छा कल्याणकारी राज्य हो। और बताओ, अच्छा एक बात बताओ कि अभी हम कहे या मोदी जी अभी कहे कि आज के बाद भारत में चुनाव नहीं होगा, लेकिन सब आदमी का भला करेंगे, वेलफेयर कल्याणकारी, कोई आदमी को कोई कष्ट नहीं है, क्या बताओ ये अच्छा शासन है या नहीं? तो वेलफेयर कैसे बोल? चलो और बताओ कोई, डेमोक्रेसी हो, अंग्रेज तुमको डेमोक्रेसी दे रहा है। और बोलो, अच्छा शासन का मतलब है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पहली बार भारत को यह वर्ड मिला, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये देखो कई बार सवाल पूछता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर इसका मतलब आंसरेबल गवर्नमेंट, यही कोची कोची दे रहे हैं। आंसरेबल गवर्नमेंट का मतलब, आंसरेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये खाली अंग्रेजी बोल रहा, हिंदी में बोलिए ना। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि उत्तरदायी शासन। इसको सिर्फ एक लाइन में क्या बोलेंगे हिंदी में? उत्तर। अंग्रेजी में 3 अलग अलग है, लेकिन इसका हिंदी में उत्तरदायी शासन। कि आप पर कोई शासन होगा, कोई कुछ कर रहा है तो उसका जवाबदेही कोई और होगा, उसका जवाबदेही किसी और के पास होगा। बताओ, अभी बताओ उत्तरदायी शासन है कि नहीं आपके पास? है। अभी नीतीश कुमार कुछ लागू कर दें तो उनको जवाब देना होगा विधानसभा, क्योंकि विधानसभा आप खुद ही चुने, विधानसभा आप चुने हैं, जवाब देंगे कि ऐसा। जैसे मोदी जी कुछ कर दिए तो आप देखते हैं कहेगा क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, ये सवाल पूछा गया, तो फिर कहेंगे कि हम सब चीज का जवाब देंगे। बोलो दिमाग में आ रहा है? तो जवाबदेही शासन जो देख रहे हो, पहली बार भारत को उत्तरदायी शासन की बात 1 नवंबर 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में मिला। इसी अधिनियम को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। बोलो ये दिमाग में आ गया? भारत सरकार अधिनियम में भारत की साम्राज्ञी किसको घोषित किया गया? क्वीन विक्टोरिया को। बताओ, कंपनी का रूल समाप्त, ताज का शासन शुरू, और किस शासन की बात की गई? उत्तरदायी शासन की बात की गई। उत्तरदायी शासन का मतलब गुड गवर्नेंस। उत्तरदायी का मतलब गुड। आपसे पूछेगा कि भारत में आज भी हम लोग का संविधान कहता है गुड गवर्नेंस इन इंडिया। गुड गवर्नेंस का मतलब उत्तरदायी शासन। आज भी हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत संरचना है कि सरकार को उत्तरदायी होना पड़े। कुछ भी कर लो, तुमको लोकसभा में जवाब देना होगा, तुमको विधानसभा में जवाब देना होगा। जवाब लेने के लिए हम लोग कई सारा एमपी और एमएलए बनाते हैं। बोलो ये दिमाग आपसे पूछ लेगा, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था भारत में कहां से ली गई है? ऑप्शन देगा ब्रिटेन, ऑप्शन देगा कनाडा, ऑप्शन देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी देख रहे हो तब ना जी, वो तो अभी समझा रहे, इतना डिटेल था, नहीं तो उस समय कहता उत्तरदायी मारो ब्रिटेन, नहीं तो मारो 1935। ये सोचता भी नहीं है लड़का। पहली बार उत्तरदायी शासन इसी में मिला। बोलो क्लियर सबको हो गया? इसमें कहा गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल नहीं रहे। गवर्नर जनरल का मतलब मेन पोस्ट था, कहा भी नहीं रहेगा, अब तो मेन पोस्ट हम है। अब हम क्योंकि इंग्लैंड से इंडिया नहीं आ सकेंगे, इसीलिए हम अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, और प्रतिनिधि को अंग्रेजी में वाइस रॉय बोलते हैं। बोलो क्या बोलेंगे? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वाइस राय ऑफ इंडिया। वाइसराय, वाइसराय का मतलब राजा का प्रतिनिधि, ताज का प्रतिनिधि।
जो भी राजा होगा, राजा या रानी, उसका प्रतिनिधि होगा भारत में वायसराय। बोलो क्लियर है सर? कंपनी का नियम ही समाप्त हो गया। हाँ, कंपनी समाप्त तो सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हुआ? याद करो यार, इसने कहा कि द्वैध शासन समाप्त। फालतू का नाटक। पहले तो इतना लिख लो यार, आगे तो गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। ये वाला तो डायरेक्ट लिखिए, इसमें तो कोई सुधार नहीं करना है, फटाफट लिखिए। अंग्रेजी में दिक्कत हो पूछ लीजिए, लेकिन जा लिखे डैश देखे कैसे लिखोगे वो लिखवा रहे। लिखो 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 डैश दे दीजिए। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में तत्कालीन गवर्नर जनरल, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने हिंदी में लिखा हुआ है उद्घोषणा, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा पढ़ा। द कंटेंट लिख लिए, क्या लिखे? उद्घोषणा पढ़ा, नीचे लिखिए डैश देखिए। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी बताया गया, इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी बताया गया। सम्राज्ञी लिखा हुआ है। क्वीन विक्टोरिया इज अनाउंस्ड टू बी द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। हो गया? लिख लिए? चलिए नीचे लिखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, सॉरी कौन सा है जी? 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हम GOI लिख दिए, तुम पूरा लिखना। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, दोनों एक ही बात। भारत शासन बोले या भारत सरकार बोले। 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858। पहली बात लिखिए, पहली बात लिखेंगे। बोलो कौन सा गवर्नेंस ये प्रॉमिस किया? गुड गवर्नेंस। दिस इज कॉल्ड, आपसे पूछे कि एक्ट ऑफ सेंट हेलेना किसको कहते हैं? 1833 को। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किसको बोलते हैं? 1858 को। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। लिख लीजिए हिंदी में, अच्छे शासन का अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया कि भैया कैसी सरकार मिलेगी? उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी गई। दूसरा, कंपनी को रखा गया कि समाप्त कर दिया? देखो EIC वॉज अबोलिस्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, कंप्लीट अंत किया गया। हटाओ तुम कोई काम के नहीं। क्या शुरू हुआ? ताज शासन प्रारंभ, क्राउन रूल स्टार्टेड। सर इस कंपनी में दो चीजें थी, क्या क्या? हम खाली COD और BOC लिख देंगे, समझ जाओगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड। इस दोनों को बोलो रखोगे कि खत्म कर दो? जल्दी बोलो। इस दोनों का ऑफिस को समाप्त कर दिया गया और कहा कि दोनों का शक्ति किसके पास जाएगा? ये दोनों जो काम करता तो काम तो होगा ना जी, ये काम जाएगा एक नए ऑफिस के पास और का
कार्य। अब करेगा SOS। SOS को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, हिंदी में हम लिखते हैं भारत सचिव। ये पोस्ट ही नया बन गया, भारत सचिव। लास्ट बात और लिखेंगे कि सर इसमें और क्या हुआ, तो आपको याद है कि इसमें भारत का गवर्नर जनरल, नया नाम क्या हो गया, भारत का वायसराय। बोलो पहला वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग। आपसे कहेगा वेयर डिड द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वाज रेड बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कहां पढ़ा था? मिंटो पार्क कहां है? इलाहाबाद। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858। अब हम ये समझाते हैं कि ये सचिव क्या है, भारत सचिव, इसको समझना है। चलिए एक्ट तो समाप्त हुआ, लेकिन अभी समझना है। पहले ध्यान दो, ये देखो हम कुछ बना रहे हैं, ये क्या है सर? चुपचाप देखो, ई वाला भी बना दिए, देख शांति से, एक और बना दिए। अब तुम बोलोगे ही नहीं, क्या बार तो बना दिए। 4 गो हम यहां चल दिए हैं। ध्यान दो, एक एक बात समझना। भारत में 2 चीज, ये इंडिया है और ये लंदन। ध्यान दो, ये 4 ऑफिस बनाए, बढ़िया से समझोगे तो क्लियर होगा भारत सचिव क्या था। एक एक बात समझो। देखो भारत में जो हाईएस्ट पोस्ट था, जो इंडिया में बैठने वाला पोस्ट था, वही बन गया भारत का गवर्नर जनरल। सॉरी, भारत का क्या? वायसराय। ये नया पोस्ट बना। और वायसराय के पास कौन सी ताकत थी? तो बराबर देके लिख रहे हैं, वायसराय के पास वायसराय की तो ताकत ही थी, जितना ताकत गवर्नर जनरल का था सब था। तो याद रखना, V बराबर V प्लस GG। आगे समझोगे इसका क्या ताकत है, अभी समझोगे। ध्यान दो, भारत के वायसराय के नीचे भारत में जितने अधिकारी हैं, भारत के अन्य अधिकारी, अदर ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो भी अन्य अधिकारी हैं, ये सभी, एकदम बढ़िया सुनो, भारत के जो अन्य अधिकारी हैं ये सभी इसके प्रति उत्तरदायी हैं। यानी आप पर कुछ भी शासन होगा तो उसको जवाब देना होगा वायसराय को कि ऐसा क्यों किए जी। मान लो कि कुछ आप पर कर दिया, आप गए वायसराय के पास, देखिए हुजूर ऐसा ऐसा, वायसराय पूछेगा ऐसा क्या ही किया, तो क्वेश्चन पूछेगा तो इसको उत्तर देना होगा, रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल। वायसराय अपने आप में सर्वोच्च नहीं है, इसको खुद इस पोस्ट को देना पड़ रहा है आंसर, ये इसके प्रति उत्तरदायी है। देखो इसको कहते हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्वों की कड़ी। ये है SOS। यही भारत सचिव का ऑफिस है। इससे क्या क्या सवाल पूछेगा, ध्यान दो। भारत सचिव का ऑफिस है ये भारत सचिव, पहला बात तो यही पूछेगा आपसे, इस फिगर से आपको क्लियर हो रहा है कि भारत सचिव का ऑफिस कहां है, इंडिया में कि लंदन? लंदन में बैठता था भारत सचिव का ऑफिस। पहली बात तो भारत सचिव बन कौन सकता था, इस सचिव का अधिकारी कौन है? तो इस सचिव का अधिकारी लंदन के पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर उसको कहते हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक होता है। प्रधानमंत्री के नजदीक जो होता है ना कैबिनेट, उसी कैबिनेट का मतलब कैबिनेट किचन, इंदिरा गांधी चलाती थी इंडिया में, उसी से कैबिनेट मिनिस्ट्री आया। कैबिनेट मंत्री, लंदन में भी कैबिनेट मिनिस्ट्री था। कैबिनेट का मतलब जो प्रधानमंत्री के, सब मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते। जैसे अमित शाह कैबिनेट मिनिस्टर होगा, बोल में नहीं कर रहे। अगर हम बोले निर्मला सीतारमन तो कैबिनेट में, समझ रहे हो, जो जो नजदीक, जिसका नाम तुम अक्सर सुन रहे हो, कैबिनेट मिनिस्टर। कैसे डिसाइड होता है आगे पढ़ेंगे, अभी तो पॉलिटिक्स शुरू ही कर। ये कैबिनेट मिनिस्टर होता था। अच्छा, मतलब चुना के आएगा, हाँ ये चुना के आता था, उसी में से कोई एगो भारत सचिव है। ये कोई IAS अधिकारी नहीं, IAS अधिकारी ये कोई IAS अधिकारी नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, इसके सहयोग के लिए कौन होते थे ये बताइए। अब देखो ये सब सवाल है। टू असिस्ट द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया देयर वर 15 मेंबर्स, 15 सदस्य होते थे। अभी सवाल कई बार पूछता है, हम यहां स्टार लगा दी। कितने सदस्य भारत सचिव की कार्यकारी परिषद में थे? 15। और ये क्या करते थे? सहयोग। सहयोग का मतलब क्या है? सहयोग का मतलब सलाह देंगे, सिर्फ एडवाइस देंगे, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मत मानो। ये सलाहकारी था। देखो यही सवाल कई बार पूछता है, एडवाइजरी था, ये एक सलाहकारी परिषद था।
अगर इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज और बताएं कि इस 15 सदस्य को क्या कहते थे, इसी को कहते थे इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल, भारत परिषद। देख लो बॉस सर, मतलब इससे जो जो अधिनियम पारित होगा उसको कहेंगे भारत परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट क्या को आया है? 3, 1861, 1892, 1909। क्यों सर 61 में आया, 58 में बना? बोलो सर, ये भी किसी के प्रति जवाब देता? यस, रिस्पॉन्सिबल था, उत्तरदायी। ये भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता था। ये किसको जवाब देता था मास्टर? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन की संसद। तो ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। सर क्राउन कहां दिख रहा है? तो क्राउन ब्रिटेन में आज भी वही है जो पहले इसमें था, कुछ नहीं। क्राउन सिर्फ एक छाता का काम करता है, तुमको मन करे तो छाता में रहो, नहीं तो कोई बात नहीं। यही क्राउन है, ये लीजिए, यहीं पर क्राउन है, ये लीजिए, क्राउन बना दे। कौन है इसका? कोई इसको उत्तर नहीं देगा। विक्टोरिया पूछे काहे क्या रहे, इसको पूछेगा काहे क्या करते, जाइए ना चुपचाप। हम इसको जवाब दे, ये इसको जवाब देगा, ये इसको देगा, ये किसी को नहीं देगा। ये जनता के प्रति जवाब दे, जनता चुनेगा, पार्लियामेंट में बैठे, ये पूछते रहा, कोई मतलब, चुपचाप जाओ, घूमो फिरो ऐसे करो, कोई काम नहीं। बोलो क्लियर है इतना? जल्दी से लिख लीजिए। एक्ट समाप्त हुआ। किसी को डाउट है तो पूछिए। अंग्रेजी दिक्कत है, इसको रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। आप आंसरेबल, अकाउंटेबल बोल सकते हो।